कहते हैं नारी शक्ति का स्वरूप है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है आखिर वो शक्ति आई कहाँ से? वेदों में यज्ञ रचने वाली वो महाशक्ति आज भी किसी कंपनी की सीईओ बन उस कंपनी की कमान संभाल रही है, कहीं खेतों में हल चला रही है तो कहीं जंग के मैदान में अपने देश की रक्षा कर रही है। लेकिन क्या ये वही नारी है जिसके लिए कभी देवता भी पूजा करते थे? नमस्कार, मैं हूँ सोमेश पाठक और आप देख रहे हैं द्रव्य। हमारे शास्त्र कहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वहीं वास करते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक श्लोक मात्र है या इसका कोई वास्तविक अर्थ भी है? कभी लक्ष्मी बन सुख समृद्धि लाई तो कभी दुर्गा बन अधर्म से लड़ी और कभी सरस्वती बन ज्ञान की ज्योति जलाई। नारी ने शुरुआत से ही सभ्यता को दिशा दी है, लेकिन क्यों आज भी उसे अपने अधिकारों के लिए जूझना पड़ रहा है? नारी हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है, कभी पर्दे में तो कभी घर की चार दीवारी में। क्या आज की नारी को वही शक्ति और सम्मान मिल पा रहा है? उसके अधिकार, उसकी आज़ादी और उसकी पहचान हमेशा से ही इसे परखा गया है। सवाल यह नहीं कि नारी कितनी शक्तिशाली थी, बल्कि सवाल तो यह है कि उस शक्ति को समाज ने कब, कितना और कैसे स्वीकार किया है। आज रक्षाबंधन के इस खास दिन पर हम सिर्फ धागा नहीं बांध रहे, बल्कि हम उस रिश्ते का सम्मान कर रहे हैं जो सदियों से हमें जोड़ता आया है। आइए एक यात्रा पर चलते हैं वैदिक काल से आज के सामाजिक ढांचे तक और समझते हैं नारी शक्ति का वास्तव में अर्थ क्या है। वैदिक काल, ज्ञान और सम्मान का युग। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा, यज्ञ और वैचारिक विमर्श में भाग लेने की आज़ादी थी। यह वह दौर था जहाँ शिक्षा और आध्यात्म प्राथमिक थे। इस दौर में महिलाएं केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि वो शिक्षिका थी, विदुषी थी और ऋषिका थी। उस दौर की दो सबसे प्रसिद्ध महिलाएं थीं, गार्गी और मैत्रेयी। कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला जो उस काल में भी बड़े बड़े विद्वानों के बीच जाकर उनसे तर्क वितर्क करती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गार्गी की। उन्होंने राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान पर तर्क किए थे। वहीं दूसरी ओर मैत्रेयी, उन्होंने अपने पति याज्ञवल्क्य से भौतिक धन के बजाय आत्मिक ज्ञान पर वरदान मांगा था। यह वह समय था जब लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती थी, उपनयन संस्कार करवाती थी और समाज में सम्मानजनक स्थान रखती थी। माँ सीता का त्याग, द्रौपदी की विवेकशीलता और माँ कुंती का धैर्य स्त्री शक्ति के प्रतीक हैं। जब देवता भी असुरों से हार मान गए थे, तब आदिशक्ति माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर यह दर्शाया था कि महिला सिर्फ सहनशील ही नहीं बल्कि रक्षक और विनाशिनी भी है। मध्यकाल, उपेक्षा की शुरुआत। जैसे जैसे समय बदला, लोगों की सोच में भी बदलाव आना शुरू हो गया था। 11वीं से 18वीं सदी के बीच कई विदेशी आक्रमण हुए। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी एवं अन्य कई मंगोल आक्रमणों ने महिलाओं के प्रति जो अत्याचार किया, वही असल कारण बना उनके सामाजिक आज़ादी के हनन का। बंदी बनाना, बाजारों में बेचना, यह सब उस समय की काफी आम बातें थी। समाज औरतों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हुआ, जिसके फलस्वरूप उन्हें घर के अंदर रखा जाने लगा। महिलाओं की शिक्षा पर पूर्णतः विराम लग गया। यह वह दौर था जब सामाजिक कुरीतियां जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। बाहरी खतरों से अपने बहन बेटियों को बचाने के लिए हमने जो व्यवस्था अपनाई थी, उसको धीरे धीरे प्रथा का नाम दे दिया गया। सुरक्षा के नाते उनको जब घर में रखने लगा गया तो उनकी आज़ादी छीनती गई और दूसरी ओर पुरुषों का वर्चस्व बढ़ता गया। धीरे धीरे बढ़ती पितृसत्ता की सोच और धार्मिक कट्टरता ने इन कुरीतियों का जिम्मा अपने सर ले लिया। यह वही दौर था जब कानून और सख्त होते गए। धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या ने महिलाओं को द्वितीयक बना दिया। उदाहरण के तौर पर हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 3 श्लोक में यह लिखा गया है, पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रस्तु रक्षति स्थावे, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। जिसका अर्थ है बचपन में स्त्री की रक्षा उसके पिता करते हैं, युवावस्था में उसका पति एवं वृद्धावस्था में उसका पुत्र करते। स्त्री कभी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होती। यह विचार पुरुष प्रधान व्यवस्था को धार्मिक वैधता भी देता है। मुख्य समस्या ये नहीं थी कि ग्रंथ में लिखा क्या गया था, बल्कि समस्या तो यह थी कि इस व्याख्या को संदर्भ से कैसे काट कर और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, और ऐसा आगे चलकर हुआ भी। सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में जलकर सती होना ही महात्याग समझा गया। समाज ने इसे वीरांगना और पवित्र नारी का दर्जा दिया, जिससे और भी महिलाएं इसे आदर्श मानने लगी। हालांकि यह प्रथा 1829 में राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड बेंटिक के प्रयासों से कानूनी रूप से प्रतिबंधित की गई। लेकिन इन विचारों ने ऐसा मानसिक वातावरण बनाया कि त्याग को ही महिला की पहचान बता दिया गया। उनकी सोच, प्रतिभा और आत्मनिर्भरता को दरकिनार कर दिया गया। पर क्या आप ये जानते हैं, यह वही समय था जब नारी की सच्ची शक्ति और भी ज़्यादा निखर कर सामने आई।
इस अंधकार के बीच कुछ चिंगारियां भड़की, जैसे रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना से लोहा लिया था। हम बात करेंगे चांद बीबी की, जिन्होंने अपने साहस और आत्मविश्वास से कई बार दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया। यह दौर हमें सिखाता है, अत्याचार और दमन कितना भी गहरा क्यों न हो, नारी कभी हार नहीं मानती। उसने तलवार भी उठाई, कलम भी, और भक्ति के रास्ते से भी समाज को राह दिखाई है। फिर समय आता है ब्रिटिश शासनकाल का। उन्होंने महिलाओं को घरेलू देवी के रूप में रखा, शिक्षित तो किया मगर एक सीमित दायरे में। अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड प्रिजर्व। उन्होंने भारतीय समाज को कई वर्गों में बांटा, और लेकिन उनकी पुरानी संरचनाओं को सुरक्षित रखा, चाहे वह कितनी भी शोषणकारी क्यों न हो। अंग्रेजों ने भारत की स्त्रियों को गुलाम तो नहीं बनाया, लेकिन गुलामी की सोच को जरूर सुरक्षित रखा। इतिहास गवाह है, जब भी डर बढ़ा है, नारी की आज़ादी सबसे पहले कुचली गई है। स्वतंत्रता संग्राम और नव जागरण। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में एक नई लहर आई, जिसे नव जागरण कहा गया। जब पूरा समाज महिलाओं को पर्दे में छिपा देना चाहता था, तब एक नारी उठी और बोलती है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। पति गंगाधर राव की मौत के बाद सन 1853 में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की राज का संभाला। रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को अंग्रेजों ने झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम के कानून के तहत अंग्रेजों ने झांसी को भी अपने साम्राज्य में शामिल करने का सोचा, जिसे झांसी की रानी ने सिरे से नकार दिया। 1858 के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। यह भारतीय नारी की सबसे बड़ी राजनैतिक और सशस्त्र क्रांति थी। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। सावित्रीबाई फुले ने खुद शिक्षिका बनकर यह दर्शाया कि नारी को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही आगे ले जा सकती है। सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था, अपने कविताओं और भाषणों से देशवासियों को प्रेरित करती थी। यह केवल आज़ादी की ही नहीं, महिलाओं के आत्मसम्मान की भी लड़ाई थी। इन्हीं के जैसी असंख्य महिलाएं भी भारत के पुरुषों जितनी ही भागीदार हैं हमारे देश को आज़ाद कराने में। आधुनिक युग, आत्मनिर्भरता और असीमित संभावनाएं। 21वीं सदी, जहां नारी हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। आज की नारी सिर्फ घर और परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अंतरिक्ष से लेकर राष्ट्र की सीमा पर तक अपनी धाक जमा रही है। आज की महिलाएं सिर्फ घरेलू काम करने वाली नहीं हैं, बल्कि वह कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी हैं, जो कि एक सेना अधिकारी हैं और देश की कानून व्यवस्था को एक नई दिशा दे रही हैं। नायका कंपनी की CEO फाल्गुनी नायर 50 की उम्र के बाद भी उन्होंने अपनी लगन से अरबों की संपत्ति खड़ी कर दी। वो केवल नौकरी नहीं कर रही हैं, बल्कि करोड़ों रोजगार पैदा कर रही हैं। आज महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला विज्ञान में नई खोजें कर रही हैं। राजेश्वरी चटर्जी या इंदिरा हिंदुजा, और खेल के मैदान में भी नाम कमा रही हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हैं सानिया मिर्जा, PV सिंधु, मैरी कॉम। आज़ादी मिलने के बाद कानून तो बदले, पर सोच कितनी बदली। भारत को जब आज़ादी मिली तो नारी को भी संविधान में नया दर्जा मिला। अब महिलाएं केवल गृहस्थी की धुरी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में बराबर की भागीदार भी थी। आर्टिकल 14 जो कहता है समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 बोलने, सोचने और जीने की आज़ादी। आर्टिकल 21A शिक्षा हर बच्चे का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार नियम, जिसमें बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना जाता है। यह सारे कानूनी सरकार ने लिंग पर हो रहे भेदभाव को देखते हुए बनाए थे। सिर्फ कागजों में दर्ज अधिकार जिंदगी नहीं बदलते। जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक कानून सिर्फ शब्द बनकर ही रह जाएगा। NCRB 2021 के रिकॉर्ड के अनुसार औसतन भारत में हर दिन 88 रेप का मुकदमा दर्ज होता है, जिसका मतलब है हर 15 मिनट में एक रेप की रिपोर्ट दर्ज होती है। यूनिसेफ 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी भी 23% से ज़्यादा गांवों में लड़कियों को 18 से भी कम की उम्र में ब्याह दिया जाता है। कॉरपोरेट सेक्टर में आज भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में औसतन 19% कम वेतन मिलता है। और भ्रूण हत्या, पेट में बच्ची का नाम सुनते ही माँ बाप की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। यह तो हाल है 21वीं सदी का। हमने संविधान में कलम से बराबरी तो लिख दी, लेकिन समाज ने आज भी आंखों से भेदभाव देखना नहीं छोड़ा है। आगे का रास्ता, समाधान और संकल्प। अब समय सवाल पूछने का नहीं, बल्कि समाधान देने का है। नारी को शक्ति की मूर्ति नहीं, बल्कि विकल्पों की आज़ादी चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और कानूनी जागरूकता बेहद आवश्यक है। शिक्षा केवल किताबों की जानकारी ही नहीं है, बल्कि आज़ादी की पहली सीढ़ी है। देश के हर एक कोने तक
शिक्षा का प्रचार प्रसार होना बेहद आवश्यक है, चाहे वह छोटा से छोटा गांव ही क्यों ना हो। कानून तभी असर करता है जब हर महिला को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है और वो सबके सामने इसे बोलने का साहस रखती है। सरकार ने कई कड़े कानून बनाए हैं, जैसे कि पॉश एक्ट, पॉक्सो, इक्वल पे एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। देश में हो रहे असामाजिक कार्यों में लिप्त कुछ महिलाओं की वजह से सदियों से चले आ रही महिलाओं के प्रति उत्पीड़न और अन्याय को हम अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है सोच में बदलाव, क्योंकि सशक्तिकरण सरकार की नीति से नहीं, घर की परवरिश से शुरू होती है। बेटी को भी बेटे जितनी ही आज़ादी, लेकिन जिम्मेदारी भी। पुरुषों को महिला संवेदनशीलता की शिक्षा देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ अंत में यही कहूँगा कि नारी कोई देवी नहीं, वो एक सोचती हुई आत्मा है। वह इंसान है जिसे पूजा नहीं बल्कि पहचान चाहिए, सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान चाहिए, और सबसे ज़रूरी बराबरी की ज़मीन जिस पर वह खड़ी हो सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और ऐसे ही द्रव्य वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।